सभी को मेरा नमस्कार। आर्ट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए 10th क्लास के लिए पूरे सिलेबस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ और आज मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन आप मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगे और इनको पढ़ेंगे। अगर आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो आराम से ही नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से पास होगे। तो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। अगर पढ़ने में कोई मिस्टेक हो जाए मेरी, तो मिस्टेक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना। आप अपने इसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में और समझने में ज़्यादा ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं। पूर्व स्कूली बच्चों की आयु कितनी होती है? तो भाई, पूर्व स्कूली जो बच्चे होते हैं उनकी आयु होती है 3 से 4 वर्ष। यानी कि प्री स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, पहली क्लास से पहले जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, LKG UKG करते हैं, उनको प्री स्कूलर बोलते हैं। तो प्री जो स्कॉलर बच्चे होते हैं उनकी आयु होती है 3 से 4 वर्ष। पूर्व स्कूली बच्चे कैसे सीखते हैं? छोटे बच्चे हमेशा ही देखकर कॉपी करके सीखते हैं, क्योंकि उनको खुद तो कुछ पता नहीं होता, और पता भी होता है तो वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए वो हमेशा आश्चर्य से भरे होते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, क्या होगी, ऐसे होते हैं वो। और वो फिर कोई भी करता हुआ देख लेते हैं तो फिर वो वैसा ही करते हैं। प्रारंभिक वर्षों में भौतिक विकास के कितने सिद्धांत हैं? तो प्रारंभिक वर्षों में भौतिक विकास के 3 सिद्धांत हैं, 3 मौलिक सिद्धांत हैं। एक्शन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। ABC की फुल फॉर्म बताओ। एक्शन किसे कहते हैं, बैलेंस किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। अलग अलग भी पूछ लेंगे, इकट्ठा भी पूछ लेंगे, इनके एग्जाम्पल्स दे के पूछ लेंगे कि ये कौन से उसका उदाहरण है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सुनना और समझना। एक्शन यानी कि कार्य, सही तरीके से किसी पर्टिकुलर स्किल को परफॉर्म करने के लिए जब मसल्स का समूह है इकट्ठा मिलकर कार्य करता है तो एक्शन कहलाता है। यानी कि किसी भी विशेष कार्य को विशेष स्किल से परफॉर्म करने के लिए जब मांसपेशियों का समूह मिलकर कार्य करता है तो उसको एक्शन कहते हैं। यानी कि मांसपेशियों का समूह मिलकर कोई कार्य करता है तो उसको एक्शन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं रनिंग, जंपिंग इत्यादि। बैलेंस यानी कि संतुलन, शरीर को नियमित करने की योग्यता संतुलन कहलाती है। कई बार बच्चे लिख देते हैं कि शरीर का संतुलन बनाना ही संतुलन कहलाता, तो वो संतुलन है क्या? वही बात तो पूछ रखी है। इस बात को बहुत ध्यान से देखो, सुनो। शरीर को नियमित करने की योग्यता संतुलन कहलाती है। संतुलन 2 प्रकार का होता है, आराम और क्रियात्मक, यानी कि स्थिर और गतिशील संतुलन। इंग्लिश में बोलो तो भाई स्टैटिक बैलेंस और डायनामिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस वो होता है जिसमें हमारी बॉडी स्थिर अवस्था में होती है, आराम की अवस्था में होती है, उसको स्थिर संतुलन कहते हैं। डायनामिक बैलेंस यानी कि गतिशील संतुलन, जैसे नाम से ही पता चलता है, जब हमारी शरीर कोई भी क्रिया कर रहा होता है यानी कि गतिशील अवस्था में होता है तो उसको गतिशील संतुलन या डायनामिक बैलेंस कहते हैं। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, शरीर की विभिन्न इंद्रियों और शरीर के विभिन्न भागों का तालमेल करने की योग्यता कोऑर्डिनेशन कहलाती है। यानी कि इंद्रियों के माध्यम से शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे कि अगर हमारी तरफ बॉल आ रही है तो हम उसको आंखों से देख रहे हैं और हमारी बॉडी की मूवमेंट है जो वो देखने से ही उस बॉल के पास पहुंच जाएगी। हमारे हाथ उस बॉल को पकड़ लेंगे, यानी कि हमारे हाथों की मूवमेंट किसके साथ हुई है? आँखों के साथ। तो हाथ और आँख का जो कोऑर्डिनेशन हुआ है, जो समन्वय हुआ है, उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आया? जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, मुख्य ऑर्गन्स 5 होते हैं हमारी: आँख, कान, नाक, स्किन और टंग। ठीक है, इनके माध्यम से जो हमारी बॉडी की मूवमेंट कंट्रोल होती है या तालमेल बनता है उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं थ्रोविंग, कैचिंग, यानी कि बॉल को फेंकना या किसी भी वस्तु को फेंकना, कैच करना,
फिर क्वेश्चन है 2.5 से 5 वर्ष के बच्चों की शारीरिक गतिविधि करवाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भाई मेन 7 बातें हैं, मैंने यहाँ 7 बातें लिखी हैं। ये ना केवल 2 से 5 साल के बच्चों पे ही लागू होती हैं, किसी भी आयु के लिए हम यही बातें ध्यान में रख सकते हैं, या फिर यही बातें हम लिख देंगे तो हमें नंबर मिल जाएंगे। नंबर 1, आयु के अनुसार बच्चे की स्किल करवानी चाहिए, यानी कि खेल उम्र के हिसाब से करवाना चाहिए। आयु के अनुसार ही प्रॉप्स और इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए। आप और शॉर्ट में लिखो तो ये लिख सकते हो कि आयु के अनुसार ही खेल का सामान होना चाहिए। एक्टिविटी मज़ेदार होनी चाहिए, जो भाषा बच्चे समझते हैं उसी का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा नीति प्रदर्शन के माध्यम से करवानी चाहिए। जब बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसका प्रोत्साहन भी बढ़ाना चाहिए। बच्चों को पानी पीने व शौचालय के लिए भेज देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल स्किल कितने प्रकार की होती है। फंडामेंटल स्किल मूलभूत कौशल 3 प्रकार का होता है, लोकोमोटर स्किल, मैनिपुलेटिव स्किल और नॉन मैनिपुलेटिव स्किल। बॉडी बैलेंस क्या है, यानी कि शरीर का संतुलन क्या है। भाई शरीर को खड़े होने की स्थिति में, लेटन की स्थिति में या गतिशील अवस्था में वो उसने अपनी स्थिति में बनाए रखना है, संतुलन कहलावा है। शरीर का संतुलन कहलावा, शरीर को किसी भी अवस्था में बनाए रखना ही शरीर का संतुलन कहलावा है। यहाँ पे ये बता रखा है कि खड़े होने और लेटने की स्थिति में शरीर की क्या पोजीशन होएगी या कैसे संतुलन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिंतनशील और गैर चिंतनशील शिक्षक में अंतर बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर में एक आध ही साल ऐसी होगी जिसमें ये क्वेश्चन ना आया है। अगर बोर्ड के पेपर में नहीं आया तो हमारी यूटी में आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनो। पहले मैं चिंतनशील शिक्षक की बात बताती हूँ। ये वैसे नाम से ही पता चल जाता है कि जो सोच विचार करके चिंतन करके क्लास को लेगा तो उस अध्यापक की क्लास कैसी होगी, वो क्या क्या करेगा। और बिना सोचे समझे ली यार आके बैठ के यार जो भी आ गया वो पढ़ा दिया, मन कराया उसे करवा दिया, वो गैर चिंतनशील शिक्षक हो है। मेरे हिसाब तो मैंने एक्सप्लेन कराया उससे समझ गए होगे के हो है चिंतनशील शिक्षक और गैर चिंतनशील शिक्षक। चलो अब एक बार हम इन पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं। ऐसा चिंतनशील शिक्षक, ऐसा शिक्षक जो वातावरण को संजीव व उत्साहवर्धन बना दे, बच्चों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को स्वतंत्र रूप से ज्ञान देने में सक्षम होते हैं, अच्छे से कार्य करवाने में सक्षम होते हैं, बच्चों में कार्य के प्रति लगन पैदा करने में सक्षम होते हैं। गैर चिंतनशील शिक्षक कैसा होता है। गैर चिंतनशील शिक्षक में उत्साह की कमी होती है, बच्चों की समस्याओं को दूर करने में सक्षम नहीं होते, बच्चों को कम ज्ञान देने में सक्षम होते हैं, सभी कार्य अच्छे से नहीं करवा सकते, बच्चों में कम लगन पैदा करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे अध्यापक के गुण बताओ। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ। आप एक्सप्लेन अपनी बुक से सीख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पूरे सिलेबस की ही वीडियो बना रही हूँ मैं। अच्छे अध्यापक के गुण होते हैं। अच्छा अध्यापक एक अच्छा संदेशवाहक होता है, समझने वाला होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, परिवर्तनीय होता है, पेशेवर होता है, निष्पक्ष होता है, प्रतिबद्ध होता है, अच्छा नेता होता है। अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चंस के बारे में आपका कोई भी डाउट रहता था, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में सर्वोत्तम शिक्षण क्या होता है। बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस इन स्कूल। टीचर बच्चों को समझाते हैं कि वह स्कूल में सीखने के लिए आते हैं। टीचर बच्चों के लिए पढ़ाई का अच्छा वातावरण बनाते हैं। शिक्षक बच्चों को समझाते हैं कि स्कूल में सभी बच्चे समान हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। शिक्षक सभी बच्चों की राय और समझने सोचने की क्षमता को महत्व देते हैं। एक अच्छा अध्यापक हमेशा अच्छा सकारात्मक शिक्षा का माहौल बनाएगा। मेहनती अध्यापक बच्चों के सिखाने के लिए नए ज्ञान की तलाश करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया भाई। खेल स्थलों की गुणवत्ता के लिए नियमित रखरखाव करना क्यों आवश्यक है,
यानी कि खेलस्तों की गुणवत्ता है बनाए रखने खातिर नियमित रख रखाव क्यों जरूरी है। ग्राउंड में पत्थर, कंकड़, नुकीली वस्तुओं को ग्राउंड से बाहर निकाल दें। प्रतिदिन फर्श को स्वाइप करें। अगर ग्राउंड सीमेंटेड फर्श है तो कोर्ट में केवल अनुशासित ड्रेस ही पहनकर आएं। पिच के आसपास सफाई रखें। प्रॉप्स और उपकरणों की स्वच्छता व गुणवत्ता बनाए रखें। समय समय पर गोल पोस्ट आदि की जांच करते रहना चाहिए। पर्याप्त डस्टबिन रखना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई जो भी वो हैं हमारे पास बॉल वगैरह, तो उनका प्रेशर भी हमें केयरफुली चेक करना चाहिए, सावधानी पूर्वक चेक करना चाहिए। और आपके पास ये क्वेश्चन आ ही जाएगा पेपर में कि बास्केटबॉल में हवा का दबाव कितना होना चाहिए, वॉलीबॉल में हवा का दबाव कितना होना चाहिए। तो बास्केटबॉल में हवा का दबाव होना चाहिए 3.17 से 4.0 एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण। और वॉलीबॉल में 0.30 से 0.325। यहाँ पे मैंने वातावरण के हिसाब से बता रखा। कई बार PSI के हिसाब से भी आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप वो भी एक बार देख लेना। गेंदों का उपयोग करने से पहले कैसे ध्यान रखना चाहिए। गेंद में सही मात्रा में हवा भरनी चाहिए। और गेंद को फुलाने के लिए गेंद में धीरे धीरे निचोड़ें, जबकि एक बार में थोड़ी मात्रा में ही हवा डालें। एक ही बार में ज़्यादा मात्रा में हवा डालने से ट्यूब फट जाने के चांसेस होते हैं। मशीनों के साथ हवा भरने से बचें, क्योंकि वह अधिक हो सकती है। यानी कि मशीन से हवा एकदम से भरी जाएगी, वो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो एकदम से बाल फट जाएगी, इसलिए मशीनों से हवा नहीं भरनी चाहिए। गेंदों का उपयोग करने के बाद कैसे रखना चाहिए। ये बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही स्पीडली पढ़ेंगे। उपयोग के बाद बॉल की हवा निकाल देनी चाहिए। नरम कपड़े से बॉल को साफ करना चाहिए। यदि आप आसानी से गंदगी दूर नहीं कर सकते हैं तो नमी वाले कपड़े से गेंद को पोंछ लें। यदि आप गेंद को साफ करने के लिए हल्के डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं तो डिटर्जेंट को अच्छी तरह से मिटा दें। बाद में सूखे कपड़े के साथ पोंछें। सूखी गेंदों को हवादार कमरे में रखें। लंबे समय तक सीधी धूप में न रखें। यदि बॉल बारिश में भीग गई है तो कपड़े के साथ अच्छे से बॉल को साफ करना चाहिए। ये बात वैसे याद करने की है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सी, आपको याद भी होगी, लेकिन मैं एक बार फिर से भी बता देती हूँ। सीधी सी बात है भाई, बॉल को उपयोग करने के बाद क्या करना चाहिए। बॉल को उपयोग करने के बाद साफ करके रख देना चाहिए, यानी कि पूछ के रख देना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो भी डस्ट है वो साफ हो जाए। अगर डस्ट सूखे कपड़े से नहीं उतर रही है तो नमी वाले कपड़े से, थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ दो। और उससे भी अगर बॉल बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो रही है तो थोड़ा सा डिटर्जेंट का उपयोग करो। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखो कि डिटर्जेंट बॉल के ऊपर ना रहे, वो ज़रूर से ज़रूर साफ होना चाहिए। और बॉल गीली होगी है तो उसने सूखे कपड़े से पोंछ दो, ताकि वो जल्दी सूख जाए, या थोड़ी देर धूप में रख दो। बहुत लंबे समय तक धूप में नहीं रखनी चाहिए। फिर सूखे और हवादार कमरे में बॉलों को रख देना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द एटिकेट्स, यानी कि शिष्टाचार क्या है भाई। अपना हरियाणवी लैंग्वेज में बोला तो नहीं निकाल लक्षण, इसने क्या है का लक्षण को नहीं, तो वो एटिकेट्स शिष्टाचार वो लक्षणों है। तो वो क्यों है। सरल शब्दों में शिष्टाचार को अच्छे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मनुष्यों को जानवरों से अलग करता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ये, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक बार इसलिए मैं फिर से रिपीट करूंगी। शिष्टाचार क्या है। शिष्टाचार को अच्छे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है, और शिष्टाचार ही एक ऐसा है जो मनुष्य को जानवरों से अलग करता है। अच्छा, शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों है। शिष्टाचार आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, जो जहाँ जाता है अपनी छाप छोड़ता है। शिष्टाचार आपको समाज में बात करने, चलने व व्यवहार करने का तरीका सिखाता है। शिष्टाचार से आप अपने माता पिता, साथी, कर्मचारी, दोस्तों के साथ बातचीत करने का तरीका सिखाता है। शिष्टाचार व्यक्ति को समाज में सम्मान व प्रशंसा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। शिष्टाचार व्यक्ति में विश्वास और वफादारी की भावना पैदा करता है। शिष्टाचार व्यक्तियों को रिश्तों को महत्व देने में सक्षम बनाता है। यानी कि शिष्टाचार एक ऐसी चीज़ है, ये हर इंसान के अंदर होनी चाहिए।
देखो आजकल के समाज में बच्चे शिष्टाचार कम फॉलो करते हैं, इसलिए मैं आपको यही कहूँगी इस टॉपिक पे तो कि आप चाहे बेशक कम पढ़ लेना, लेकिन आपको शिष्टाचार जरूर आना चाहिए। शिष्टाचार ही इंसान का व्यक्तित्व बनाता है और ये आपको पूरी उम्र काम आएगा। नेक्स्ट, फ्री प्ले के कितने घटक हैं? फ्री प्ले के 6 घटक हैं। फ्री प्ले के 6 घटक कौन से हैं? खेल, प्रत्याशा, आश्चर्य, खुशी, समझ, शक्ति, संतुलन। नेक्स्ट, छात्र जीवन में मुफ्त खेल खेलने का क्या महत्व है, यानी कि मुफ्त खेल खेलने का क्या महत्व होता है, फ्री खेल खेलने का क्या महत्व होता है? बौद्धिक विकास बढ़ता है, सामाजिक विकास बढ़ता है, भावनात्मक विकास बढ़ता है और शारीरिक विकास होता है। और भी कई हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही लिखे हैं। मनोरंजन गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मनोरंजन गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में आती है सामाजिक स्थिति, जैविक कारक, आयु, वजन, स्थिति, मनोवैज्ञानिक कारक, व्यवहारिक कारक। कई बार पूछा जाता है 1 नंबर में आयु, वजन और स्थिति कौन सा कारक है, तो ये जैविक कारक है। मनोरंजन को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों के उदाहरण बताइए। यहाँ देखो सिर्फ सामाजिक कारक पूछे हैं, तो आयु, लिंग, शिक्षा, प्रवास, पृष्ठभूमि, जातीयता, धार्मिक संप्रदा, वैवाहिक स्थिति, घरेलू रोजगार और आय हमारे सामाजिक कारक के उदाहरण हैं। मनोरंजन को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक के उदाहरण हैं ये। आयु, लिंग, शिक्षा, प्रवास, पृष्ठभूमि, जातीयता, धार्मिक संप्रदाय, वैवाहिक स्थिति, घरेलू रोजगार और आय। मोटापा कैसे उत्पन्न होता है? मोटापे की सीधी सी बात है भाई, भोजन के द्वारा हम जितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अगर उतनी ही ऊर्जा हम कार्य करके शरीर से प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा वजन रहेगा उतना ही। और अगर हमने भोजन के द्वारा ऊर्जा करी ज़्यादा ग्रहण और खर्च करी कम तो हमारा मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे डेफिनेशन में है, ऊर्जा असंतुलन के कारण या जब व्यक्ति अपने शरीर को चलने से अधिक कैलोरी का सेवन करता है तो मोटापा बढ़ता है। यानी अपने शरीर को चलाने से अधिक कैलोरी का सेवन करेगा तो मोटापा बढ़ेगा। जैविक आयु किसके आधार पर आपकी आयु का मापन है? तो जैविक जो आयु का मापन है वो किसका आधार पर है? वो है बायोमार्कर के आधार पर। आपकी जैविक आयु किन निर्धारकों को जोड़ती है? अनुवांशिकी, संचरित जीवन शैली कारकों, जनसांख्यिकीय, आहार और व्यायाम की आदतों से जोड़ता है। बच्चे सक्रिय रूप से अपने शरीर को स्व चुने हुए तरीकों से कौन से खेल में आगे बढ़ता है? फ्री खेल में, यानी कि असंचरित खेल या असंचरित गतिविधि में। असंचरित शारीरिक गतिविधि प्री स्कूल में कौन से कौशल का अभ्यास कराने की गतिविधि देती है? सामाजिक कौशल, रचनात्मकता को प्रोत्साहन देती है। बच्चों को उनकी रचनात्मकता का उपयोग करने और उनकी कल्पना, निपुणता और अन्य शक्तियों को विकसित करने की अनुमति कौन सा खेल देता है? फ्री प्ले। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, पुनर्वास के कितने सिद्धांत हैं? पुनर्वास के सिद्धांत हैं 7। तो कौन से हैं? उत्तेजना से बचें, समय, अनुपालना, व्यक्तिकरण, विशिष्ट अनुक्रमण, तीव्रता, कुल रोगी। विषम समूह क्या है? ये वर्ड से ही पता चल रहा है। विषम समूह क्या होता है? जब छात्रों को एक विविध समूह यानी कि अलग अलग समूह को एक ही सहकारी शिक्षण समूह में रखा जाता है तो वह विषम समूह कहलाएगा। यानी कि छात्र अलग अलग और शिक्षण से रखा गया तो वो विविध समूह है कहलाएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम समूह में कौन कौन से छात्र रखे जाते हैं? शैक्षिक स्तर, रुचियों और विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र। समरूप व सहजातीय समूह क्या है?
इसमें ऐसे छात्रों का विवरण है जो समान शैक्षिक शिक्षण समूह में रखे जाते हैं, जो कि समान शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तरों पर कार्य करते हैं। प्री ओपन स्तर में कितने स्तर शामिल होते हैं? तो प्री ओपन में 2 स्तर शामिल होते हैं, आदेश परावधि और आदेश मिलान अवधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री ओपन स्तर में कितने स्तर शामिल होते हैं? 2। कौन से? आदेश प्रवेश अवधि और आदेश मिलान अवधि। प्री ओपन स्तर की अवधि कितनी होती है? प्री ओपन स्तर की अवधि होती है 15 मिनट की। प्रवेश की अवधि कितने समय के लिए होगी? 8 मिनट के लिए। प्रवेश की अवधि, आदेश प्रवेश अवधि यानी कि ऑर्डर एंट्री पीरियड में यादृच्छिक ठहराव कब होता है? सिस्टम संचालित 7वें और 8वें मिनट के बीच। ऑर्डर मिलान अवधि कब शुरू होती है? ऑर्डर एंट्री अवधि के तुरंत बाद, यानी कि मिलान अवधि कब शुरू होगी? ऑर्डर एंट्री के तुरंत बाद। निरंतर व्यापार स्तर कब से कब तक होता है? सुबह 9:15 से शाम के या दोपहर के 3:30 बजे तक। ब्लॉक डील ट्रेडिंग स्तर कितने समय का होगा? 35 मिनट का। रिकॉर्डिंग स्तर का उपयोग करने के लिए आयोजक के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी? 5 चरणों की। कौन से हैं? 5 चरण। रिकॉर्डिंग स्तर के 5 चरण: रिकॉर्ड स्तर, कन्वर्ट रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग रिकॉर्डिंग, शेयर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग वापिस चलाना। इन्वेंट्री को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर में ऑलमोस्ट बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, इसलिए मैंने इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस और बहुत ही इजी डेफिनेशंस के साथ बनाए हैं। आप मेरी वीडियो को 3 बार देख लोगे तो मैं गारंटी लेती हूँ पास ही नहीं, आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होगे और मैंने आप सब के लिए ये इतनी मेहनत करी है। इन्वेंट्री को ऑर्डर करने, भंडारण करने और उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन्वेंट्री प्रबंधन। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे और 3 ऑप्शन और दे देंगे, एक इन्वेंट्री प्रबंधन दे देंगे, तो आप इनको ध्यान से देखो। कई बार इन्वेंट्री प्रबंधन किसे कहते हैं ये बात पूछ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वाली बात करनी पड़ेगी, आपको बहुत ध्यान से समझना है इनको। क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। इन्वेंट्री को ऑर्डर करने, भंडारण करने और उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन्वेंट्री प्रबंधन। आवधिक सूची सिस्टम का उपयोग कौन करता है? व्यावसायिक कंपनियां जो हर महीने कुछ सूची इकाइयां बेचती हैं। सूची इकाइयां बेचने वाली व्यावसायिक कंपनियों के उदाहरण दो। कला दीर्घाएं और कार डीलरशिप आदि। लेखांकन और क्रेडिट के रूप में अवधि के दौरान सभी खरीद किस में शामिल हैं? यह उदाहरण है, आवधिक सूची सिस्टम का उदाहरण है ये। सभी लेखांकन क्रेडिट रूप में आवधिक सूची के दौरान खरीद और शामिल होती हैं। इन्वेंट्री प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है? कंपनी के स्टॉक आइटमों की निगरानी, प्रबंधन और नियंत्रण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तैयार माल सूची नियंत्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तैयार माल सूची नियंत्रण कौन से 2 प्रकार हैं? इन्वेंट्री स्थिरता और वर्ध इन्वेंट्री। मौद्रिक आइटम क्या है? वो संपत्ति या देनदारियां जिनका एक निश्चित मूल्य है, जो नगद, ऋण, संपत्ति, उपकरण आदि। मौद्रिक आइटम में क्या क्या शामिल है? नगद और बैंक बैलेंस, जमा और प्राप्त खाते। गैर मौद्रिक आइटम में क्या क्या शामिल है? इसमें है मशीनरी, बाजार से जुड़े निवेश, संपत्ति आदि। खेल सुरक्षा उपकरण क्या है? वो उपकरण जिनका उपयोग बच्चे खेल चोटों के प्रभाव को रोकने और कम करने के लिए करते हैं। युवा खेलों में होने वाले सबसे आम और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? खेल चोट, मस्तिष्क की चोट। एक खेल चोट 2 स्प्रेन और स्ट्रेन भी है भाई, मसल्स की चोट और लिगामेंट की चोट, वो भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको और दूसरी वीडियोस में ये खेल चोटों वाले टॉपिक पे अच्छे से बता रखा है, आप देख लेना। खेल उपकरण कैसे बनाए रखें? नमी से मुक्त व सूखी जगह पर रखें। सुरक्षित जगह पर उपकरणों को रखें। प्लास्टिक स्टोरेज डिब्बों का प्रयोग करें। गीले उपकरणों को स्टोर में न रखें। उपकरणों को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह सुखा के रखें।
नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण डाटा की समीक्षा, विश्लेषण और प्रिंट करने में मदद करना किस प्रकार की रिपोर्ट में शामिल है? आंसर आएगा उपकरण रिपोर्ट। लागत का आंकलन करने के कितने बुनियादी प्रकार हैं? 3। लागत का आंकलन करने के 3 बुनियादी प्रकार कौन कौन से हैं? परिमाण अनुमान का आदेश, बजट अनुमान और निश्चित अनुमान। किसी परियोजना की लागत का अनुमान कैसे लगाते हैं? परियोजना को काम की इकाइयों में विभाजित करना, प्रति यूनिट लागत का निर्धारण करना, कुल लागत का अनुमान लगाने के लिए प्रति यूनिट इकाइयों की गणना करना। उपकरण प्रतिस्थापना की गणना कैसे करते हैं? परिसंपत्ति की मरम्मत या बदलने का समय, मरम्मत की लागत करें, साथ परिसंपत्ति के वर्तमान मूल्य की तुलना करें, मरम्मत की लागत उपकरण के टुकड़े के मूल्य से कम हो। आवधिक सूची चेक का महत्व बताओ। आवधिक सूची सिस्टम का लाभ यह है कि कच्चे माल प्रगति में काम करने तैयार माल की सूची के लिए अलग लेखांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। आवधिक सूची को मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। आवधिक सूची सिस्टम का लाभ यह है कि कच्चे माल प्रगति में काम करने तैयार माल की सूची के लिए अलग लेखांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। आवधिक सूची का क्या उदाहरण है? आवधिक प्रणाली में सूची की शुरुआत के लिए लेखांकन और क्रेडिट के रूप में अवधि के दौरान किए गए सभी खरीद शामिल हैं। इन्वेंट्री प्रबंधन क्या है? इन्वेंट्री को ऑर्डर करने, भंडारण करने और उपयोग करने की प्रक्रिया को इन्वेंट्री प्रबंधन कहते हैं। आप तैयार माल सूची को कैसे बनाए रखते हैं? एक सुव्यवस्थित गोदाम में इन्वेंट्री बनाए रखें, चक्र गणना का प्रयोग करें, अपने लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था इन्वेंट्री वाला और ये आवधिक सूची वाला, और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप इनको बहुत ध्यान से देखना। ये यूनिट शायद 12 नंबर की है। नेक्स्ट यूनिट, आंकलन से आप क्या समझते हैं? ये यूनिट भी बच्चों को बहुत कम समझ आती है, इसको भी ध्यान से सुनना। आंकलन से आप क्या समझते हैं? आंकलन सूचनाएं इकट्ठा करना व उन पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करके योजना कर सकते हैं कि छात्र क्या जानता है, क्या समझता है, जो ज्ञान आपने अध्यापक से लिया है उसको कैसे प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो छात्र की समझ की गुणवत्ता का पता करना आंकलन है। कोई बहुत डिटेल में ना लिख सके, जो बच्चा कम ही याद कर पाता है तो वो इतना लिख देगा तो भी नंबर आ जाएगा, मिल जाएंगे उसको। कि छात्र की समझ की गुणवत्ता का पता करना आंकलन है। आंकलन का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति, अक्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना। आंकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की अभिव्यक्ति, अक्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आंकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि का आंकलन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी चीज की उपयोगिता मापने के तरीके को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति, अक्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की अभिव्यक्ति, अक्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक मूल्यांकन क्या है? नैदानिक मूल्यांकन पूर्व मूल्यांकन का एक रूप है जहां शिक्षक अपने निर्देश से पहले छात्रों की ताकत, कमजोरियां, ज्ञान व कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। नैदानिक आंकलन का उदाहरण या उपकरण है नंबर 1 साक्षरता प्रगति की निगरानी के डेटा का त्रुटि विश्लेषण, रनिंग रिकॉर्ड, शब्द सूची रीडिंग, छात्र को काम या विश्लेषण और अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में नैदानिक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? नैदानिक मूल्यांकन पूर्व मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक शिक्षण गतिविधि शुरू करने से पहले छात्र के पूर्व
ज्ञान व गलतफहमी के बारे में जानकारी के साथ साथ प्रशिक्षण प्रदान करती है। छात्र की ताकत व आवश्यकता के क्षेत्र का भी निदान करता है। नेक्स्ट है, कौशल का आंकलन क्या है? किसी के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना मानक द्वारा निर्दिष्ट परिस्थितियों में उस कौशल के प्रदर्शन के लिए निर्धारित मानक के मूल्यांकन और प्रदर्शन से मिलता है या आवश्यकताओं से अधिक है या नहीं। अगर आप और भी इजी डेफिनेशन में सीखो तो यह है, कौशल प्रशिक्षण एक ऐसा मूल्यांकन है जिसका उपयोग किसी उम्मीदवार की नौकरी के विवरण के में सूचीबद्ध कर्तव्यों को पूरा करने की निष्पक्ष मान्य मूल्यांकन प्रदान करना के लिए किया जाता है। असेसमेंट टूल, यानी कि असेसमेंट टूल क्या है? असेसमेंट टूल वो उपकरण है जो प्रत्येक परिणाम के लिए डेटा एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन उपकरण के उदाहरण हैं शोध पत्र, निर्देश का मूल्यांकन, चेकलिस्ट, खोज रिपोर्ट गाइड, लैब रिपोर्ट का मूल्यांकन, ग्रेडिंग गाइड। आंकलन उपकरण के तरीके क्या हैं? आंकलन के तरीके मापने के लिए सीखने के परिणामों के आधार पर अलग अलग तरीके होंगे। प्रत्यक्ष विधियां तब होंगी जब छात्र यह प्रदर्शित करते हैं कि उन्हें सीखने का परिणाम प्राप्त कर लिया है। अप्रत्यक्ष तरीके वह हैं जब धारणाओं की रिपोर्ट करते हैं कि छात्रों ने एक उद्देश्य या परिणाम प्राप्त किया है। नेक्स्ट चैप्टर, मुक्त खेल क्या है? ये बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी। मुक्त खेल वो खेल होते हैं जिनमें कोई नियम नहीं होते। मुक्त खेल स्वैच्छिक गतिविधि हैं जो बच्चे को उनके आसपास की दुनिया की खोज करते हुए व अनुभव करते हुए अपनी कल्पनाओं को विकसित करने की अनुमति देता है। मुक्त खेल के 6 तत्व होते हैं: खेल, प्रत्याशा, समय, आश्चर्य, शक्ति, खुशी, संतुलन। विद्यार्थी जीवन में फ्री प्ले महत्वपूर्ण क्यों है? विद्यार्थी जीवन में फ्री प्ले महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विद्यार्थियों का संबंध दिमाग विकसित करने से होता है। इससे विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता विकसित होती है। फ्री प्ले से विद्यार्थियों में निपुणता, संज्ञानात्मकता, शारीरिक अक्षमता विकसित होती है। इसलिए बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए विद्यार्थी जीवन में मुक्त खेल जरूरी है। फ्री प्ले यानी कि मुक्त खेल के लाभ बताओ। मुक्त खेल के निम्नलिखित लाभ हैं। बच्चों मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। मुक्त खेल के लाभ हैं बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास इत्यादि। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। बाकी पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ये सब मैंने पहले की वीडियो में डाल ही रखे हैं। और आज मैंने आपका बहुत जल्दी कंप्लीट बुक का सिलेबस रिवाइज करवा दिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी वीडियो सही लगे, सक्सेसफुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, नमस्ते।